मूवी एक औरत के बारे में है जो एक घर के कमरे में कैद हो जाती है। इस कैद के दौरान उसे एक भूत का भी सामना करना पड़ता है, मगर क्या वो इस भूत से अपनी जान बचाकर खुद को आजाद कर पाती है? जानने के लिए चलते हैं कहानी की तरफ। कहानी शुरू होती है जेसी और जेरल्ड नाम के कपल से, जो एक सुनसान लेक हाउस आते हैं। पिछले कुछ दिनों से उन दोनों के बीच में किसी बात पर नाराजगी चल रही थी, जिसकी वजह से वो यहाँ छुट्टियाँ मनाने के लिए आए हैं। वहाँ जेसी को एक डॉग दिखता है जो किसी मरे हुए जानवर का गोश्त खा रहा था। जेसी उस डॉग को खाना देकर प्यार करती है। वहीं जेरल्ड का पलंग तोड़ने का मूड होने लगता है और वो इस मोमेंट को मेमोरेबल बनाने के लिए वो एक गोली खा लेता है, जिसकी मदद से उसका जागा हुआ शेरू चलने के बजाय दौड़ने लग जाए। जेरल्ड बाहर जेसी के पास आता है। वो डॉग जेरल्ड को देखकर डरते हुए वहाँ से भाग जाता है। जेरल्ड जेसी के हाथ पकड़ के उसे अंदर ले आता है। उसका ध्यान दरवाजे पर नहीं जाता और घर का दरवाजा खुला रह जाता है। अब जेसी एक नाइटी पहनकर बेड पर लेट जाती है ताकि वो जेरल्ड को खुश कर सके और इस उम्मीद से कि शायद ये दोनों ऐसे वापस पुरानी यादें ताज़ा करके अपना रिश्ता सही कर सके। वो अपनी ड्रेस का टैग उतार के ऊपर रैक में रख देती है। जेरल्ड भी कमरे में आ जाता है। उसका आज कुछ अलग ट्राई करने का मूड था। वो एक हथकड़ी लेकर जेसी के हाथ पैर के साथ बांध देता है। फिर जेरल्ड जेसी को कहता है कि वो ऐसे चिल्लाए जैसे उसके साथ कोई जबरदस्ती अपनी हवस पूरी करने की कोशिश कर रहा हो। जेसी को ऐसा करने में बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगता, मगर जेरल्ड को खुश करने के लिए वो उसका साथ देती है। फिर जेरल्ड उसके साथ बिस्तर तोड़ना शुरू कर देता है, मगर अब जेसी को उसके रवैये से बहुत बुरा महसूस हो रहा था। ऐसे जैसे कि जेरल्ड को इस बात की कोई परवाह नहीं कि जेसी को मजा आ रहा है कि नहीं। जेरल्ड बस अपनी ही मस्तियों में था। वो जेरल्ड को रुकने का कहती है, मगर जेरल्ड उसकी एक नहीं सुनता और अपनी हवस मिटाने में मसरूफ रहता है। अब जेसी गुस्से में आकर जेरल्ड को अपने ऊपर से हटा देती है। जेरल्ड भी उसका बर्ताव देखकर गुस्से में आ जाता है। वो बजाय उसे समझने के जेसी को बुरा भला कहने लग जाता है और जेसी को बताता है कि उन दोनों के रिश्ते में दरार आने की वजह सिर्फ जेसी ही है। जेसी उससे कहती है कि तुम मेरे साथ वक्त नहीं बिताते, जिसकी वजह से उन दोनों में दूरियां आई हैं। बोलते बोलते जेरल्ड के सीने में दर्द शुरू हो जाती है। वो अपने दिल पर हाथ रखता है क्योंकि उस शेरू को एक्शन में लाने वाली गोली की वजह से उसे हार्ट अटैक आ रहा था। जेसी उसकी कोई मदद नहीं कर पाती क्योंकि वो हथकड़ियों से बंधी हुई थी। जेरल्ड का दिल का दर्द बढ़ जाता है और उसकी वहीं मौत हो जाती है। अब जेरल्ड का जिस्म जेसी के ऊपर गिर जाता है। जेसी उसे अपने पैर से हटाने की कोशिश करती है और जेरल्ड को बेड से नीचे गिरा देती है। फिर वो जेरल्ड को पुकारती है, मगर जेरल्ड कोई जवाब नहीं देता। जेसी को नजर आता है कि बेड से नीचे गिरने की वजह से जेरल्ड के सर से खून निकल रहा है। अब जेसी फंस चुकी थी। इस लेक हाउस में और कोई भी इंसान नहीं था जो उसकी मदद कर सके। जेसी मदद के लिए चिल्लाने लगती है, मगर कोई भी उसकी आवाज नहीं सुन पाता। थोड़ी देर बाद किसी के आने की आवाज आती है। घर में वो ही डॉग आ जाता है जिसे जेसी ने खाना डाला था। वो डॉग जेरल्ड की लाश को खाने लगता है। जेसी उस डॉग को भगाने की कोशिश करती है, मगर बंधे होने की वजह से वो डॉग जेसी से नहीं डरता। तभी जेरल्ड उठकर जेसी से बातें करने लगता है। जेसी उसे देखकर बहुत खुश होती है और उससे माफी मांगने लग जाती है। लेकिन अब सोचने वाली बात ये है कि जेरल्ड कैसे हो सकता है, वो तो मर चुका था। तभी जेसी की नजर वापस से नीचे जमीन पे पड़ती है जहाँ जेरल्ड की लाश थी। अब ये कौन सा जेरल्ड था, ये अगले सीन में रिवील होता है। वहाँ जेरल्ड के साथ एक जेसी भी आकर खड़ी हो जाती है। ये दोनों असल में जेसी की कल्पना थी। वो ऐसा सिर्फ सोच रही थी। असल में ये दोनों जेरल्ड और जेसी सच नहीं थे। नकली जेरल्ड जेसी को बार बार कोसता रहता है और नकली जेसी उसे दिलासा देकर उम्मीद देती है। इस सीन से जेसी की सोच के दो पहलू दिखाए जा रहे थे कि वो अपने बारे में किस तरह सोचती है। नकली जेरल्ड फिर उसे कहता है कि वो इन हथकड़ियों से बंधी हुई ही मर जाएगी और नकली जेसी उसे दिलासा देती है कि वो खुद को आजाद करके यहाँ से अपनी जान बचा लेगी। जेसी काफी देर तक बेड से बंधी हुई थी और अब उसका भूख और प्यास से बुरा हाल हो गया था। तब नकली जेसी उसे याद दिलाती है कि जेरल्ड ने अपना पानी का ग्लास ऊपर रैक पर रखा था।
जेसी फिर जैसे तैसे करके उस पानी के ग्लास को पकड़ती है और अपने मुंह के करीब लाती है, मगर बंदे होने की वजह से वो पानी नहीं पी पाती। फिर नकली जेसी उसे आइडिया देती है कि उसकी ड्रेस का टैग भी ऊपर रैक पर रखा हुआ है। जेसी उस टैग को पकड़ती है और एक स्ट्रॉ की शेप देकर पानी पीती है। एक पानी के ग्लास से जेसी को कोई फर्क नहीं पड़ता। वो अभी भी भूख और प्यास से परेशान थी। देर रात हो चुकी थी तो वो सो जाती है। थोड़ी देर बाद जेसी की आंख खुलती है और वो देखती है कि उसके सामने एक भयानक आदमी खड़ा है। इस आदमी के पास ढेर सारी हड्डियां और जेवर थी। जेसी खुद को शांत करने के लिए बोलती है कि ये सब सच नहीं और अपनी आंखें बंद कर लेती है। नकली जेरल्ड उसे कहता है कि ये आदमी असल है और इसे मौत का फरिश्ता कहते हैं। अब इधर से मूवी फ्लैशबैक में आ जाती है, जहां 12 साल की जेसी अपनी फैमिली के साथ छुट्टियां मनाने एक लेक हाउस आती है। वहां जेसी के पिता उसके साथ मजाक मस्ती करते हैं और दोनों सारा दिन खेल कूद में गुजारते हैं। रात में जेसी के डैड रात को उसके साथ जबरदस्ती करने की कोशिश करते हैं, मगर जेसी के रोने की वजह से वो रुक जाते हैं। उसके पिता फिर जेसी को डरा धमकाकर बोलते हैं कि अगर उसने ये बात किसी को भी बताई तो सभी उसे दोषी मानेंगे। जेसी ये सुनकर सहम जाती है और इस बात को वो हमेशा के लिए अपने तक ही रखती है। इस सीन से दिखाया जा रहा था कि जेसी बिल्कुल अपने बचपन की तरह जेरल्ड की धमकियों से डरी हुई थी, जिसकी वजह से वो अपने लिए लड़ नहीं पाती। सीन वापस से प्रेजेंट में आता है, जहाँ सुबह होने पर जेसी की आंख खुलती है। वो डॉग जेसी के पैर चाट रहा था। जेसी उस डॉग को भगाने की कोशिश करती है, जिस पर वो डॉग जेसी को काट लेता है। फिर वो डॉगी जेसी को छोड़ के जेरल्ड की लाश खाने लग जाता है। नकली जेरल्ड वहाँ आ जाता है और जेसी के पास आकर बताता है कि अभी तो उसमें इतनी जान है कि वो इस डॉग से लड़ सके, मगर कुछ ही दिनों बाद जब उसके शरीर में शक्ति खत्म हो जाएगी तब ये ही डॉग उसके शरीर को नोच खाएगा और अगर ऐसा नहीं हुआ तो वो ही मौत का फरिश्ता उसकी जान ले लेगा। तभी नकली जेसी वहाँ आकर जेसी को बताती है कि वो मौत का फरिश्ता भी असल नहीं है, बस उसकी कल्पना है। नकली जेरल्ड उसे जमीन पर लगे पाँव का निशान दिखाकर कहता है कि ये निशान असली है और मौत का फरिश्ता जल्दी आकर जेसी को अपने साथ ले जाएगा। अब जेसी परेशान हो चुकी थी, जिस पर उसकी कल्पना वाली जेसी कहती है कि तुम इस मुसीबत से लड़ना होगा, क्योंकि सारी जिंदगी तुम अपनी मुसीबतों को इग्नोर ही करती आई हो। नकली जेसी उसे याद दिलाती है कि जेरल्ड का कई दिनों तक घर से बाहर रहना और दूसरी औरतों के साथ संबंध बनाने को वो अब तक इग्नोर करती आई है, मगर अब उसे अपनी जान बचाकर यहाँ से भागना ही होगा। इस पर जेसी को एक आइडिया आता है। वो पानी के ग्लास को उठाकर अपना हाथ काट लेती है। अब खून निकलने की वजह से उसका हाथ हथकड़ी से फिसलने लग जाता है। जेसी पूरा जोर लगा के अपना हाथ बाहर निकाल लेती है, मगर ऐसा करने से उसके हाथ की स्किन पूरी तरह से उतर जाती है और उसके हाथ में सिर्फ मांस ही रह जाता है। जेसी इस दर्द से चिल्ला उठती है, फिर भी वो हिम्मत करके हथकड़ी की चाबियां ढूंढकर खुद को आजाद कर लेती है। उसे चलने में थोड़ी मुश्किल होती है क्योंकि वो 2 दिन से भूखी थी। वो जैसे तैसे करके आगे बढ़ती है, मगर उसके शरीर से काफी खून बह जाने की वजह से वो वहीं जमीन पर बेहोश हो जाती है। कुछ घंटों के बाद जेसी को होश आता है। वो देखती है कि वो ही डॉग किसी के आने से डर रहा था। तभी वहाँ वो मौत का फरिश्ता आता है। जेसी फिर उसे वही बोलती है कि तुम असल नहीं हो, तुम सिर्फ एक परछाई हो। वो मौत का फरिश्ता जेसी के पास आकर उसे अपना बैग दिखाता है, जिसमें ढेर सारी हड्डियां और जेवर थे। जेसी उस बैग में अपनी वेडिंग रिंग डाल देती है और इस मौत के फरिश्तों से अपनी गाड़ी की चाबी लेकर वहाँ से चली जाती है। जाते हुए उसे जेरल्ड दिखाई देता है, जो उसे गुड बाय कह रहा था। गाड़ी में थोड़ा आगे पहुंचकर जेसी को चक्कर आने लग जाते हैं। कुछ ना खाने की वजह से और खून की कमी की वजह से वो कमजोर हो चुकी थी, जिसकी वजह से वो गाड़ी एक दरख्त में मार देती है। मगर खुशकिस्मती से पास ही में एक घर था और जैसे की आवाज सुनकर वो लोग वहाँ उसकी मदद करने आ जाते हैं। सीन शिफ्ट होता है कुछ महीनों बाद। अब जेसी बिल्कुल ठीक हो चुकी थी। वो पुलिस और डॉक्टर्स को बताती है कि उसे कुछ भी याद नहीं है। अब इतने बड़े सदमे से गुजरने की वजह से सब उसकी बात मान लेते हैं।
जेरल्ड के इंश्योरेंस का सारा पैसा जेसी को मिल जाता है। जेसी इन पैसों से एक एनजीओ खोलती है जिससे उन बच्चों की मदद कर सके जो किसी न किसी तरह हवस का निशाना बन चुके हैं। जेसी की जिंदगी अब पहले से काफी बेहतर हो चुकी थी, मगर अभी भी जेसी को रात भर नींद नहीं आती है। वो अक्सर रातों को उसी मौत के फरिश्ते को देखा करती है। पुलिस की इन्वेस्टिगेशन के दौरान जेसी की रिंग नहीं मिलती जो जेसी ने इस मौत के फरिश्ते को दे दी थी। अब 6 महीने गुजर चुके थे। जेसी अपने घर में अखबार पढ़ रही थी। उसे खबर दिखती है जिसमें रेमंड नाम के खूनी के बारे में लिखा था। रेमंड की शक्ल बिल्कुल उस मौत के फरिश्ते के जैसी थी। जेसी ये देखकर चौंक जाती है और रेमंड की और ज्यादा जानकारी इकट्ठी करने लगती है। उसे पता चलता है कि रेमंड को मुर्दा आदमियों की लाश खाना पसंद है और वो लाशों के साथ ही अपनी हवस पूरी करता है। पुलिस इस आदमी की तलाश करते हुए घर पहुंचती है जहां रेमंड किसी मरे हुए आदमी को खा रहा था और रेमंड अपनी बहन और उसके पति को भी मार चुका था। रेमंड के घिनौने जुर्म की वजह से उसे अदालत में पेश किया जाता है। रेमंड का हुलिया दिखाया जाता है। उसे एक बीमारी थी जिसकी वजह से उसके सारे शरीर की स्किन सफेद पड़ चुकी थी और इसके हाथ पाँव भी फूल गए थे। जेसी को भी रेमंड की शक्ल देखनी थी। वो अदालत आती है जहाँ रेमंड उसे देखकर चिल्लाने लग जाता है। वो वही शब्द दोहराता है जो जेसी उसे कहा करती थी, तुम असल नहीं हो, तुम असल नहीं हो, तुम बस एक परछाई हो। इस तरह चिल्लाते हुए रेमंड पूरी अदालत में शोर मचा देता है। जेसी को अब रेमंड से बिल्कुल भी डर नहीं लग रहा था और वो रेमंड के पास जाके कुछ बोलती है। वो रेमंड को कहती है कि जितना मैंने सोचा था तुम उससे भी ज्यादा छोटे निकले। ऐसा कहकर जेसी में हिम्मत आती है और वो अपना सर गर्व से उठाकर वहाँ से चली जाती है। असल में रेमंड ने जेसी को नुकसान नहीं पहुँचाया था क्योंकि रेमंड को सिर्फ मुर्दा आदमियों में ही दिलचस्पी थी और जेसी की रिंग देने की वजह से वो जेसी को कुछ नहीं कहता। यहाँ जेसी को रेमंड में अपने पति की परछाई भी नजर आती है जिसका दिखाने का मकसद ये था कि जेरल्ड भी रेमंड की तरह एक बुरा और भयानक इंसान था जिसकी वजह से जेसी की जिंदगी खराब हो गई थी। इस पूरी फिल्म में जेसी किसी न किसी तरह की कैद में ही रहती है। वो बचपन में अपने ठरकी बाप की कैद में थी, अपनी जवानी में वो अपने पति जेरल्ड की कैद में थी और उसी की वजह से उसे स्लेक हाउस में कैद काटनी पड़ी। मूवी में कल्पना वाला जेरल्ड और जेसी असल में जेसी की ही सोच के दो पहलू थे, एक पॉजिटिव और एक नेगेटिव सोच थी। जेरल्ड उसकी नेगेटिव सोच को सामने लेकर आता था जबकि जेसी उसकी पॉजिटिव सोच को सामने लाकर उसे हिम्मत देती थी। मूवी से हमें सबक मिलता है कि हमें अपने साथ होने वाली नाइंसाफियों से लड़ना चाहिए। इसी मैसेज पर मूवी एंड हो जाती है। थैंक यू फॉर वॉचिंग।